वेलकम टू माय चैनल वॉच पार्ट 1 ऑन इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के अधिकारों में फिलिस्तीनियों को सुरक्षा और विशेषाधिकारों की गारंटी दी गई है जो अपने घरों से विस्थापित हो गए थे और 1948 के अरब-इजरायल युद्ध और उसके बाद भागने के लिए मजबूर हुए थे। नियर ईस्ट उनरवा में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के अनुसार 5 मिलियन से अधिक पंजीकृत फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं। इन व्यक्तियों को अपने घरों में लौटने और अपनी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के अधिकार से वंचित किया गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक मौलिक मानव अधिकार माना जाता है। वापसी के अधिकार के अलावा फिलिस्तीनी शरणार्थियों को कई अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। कई शरणार्थी शिविरों में रहते हैं, जहां उन्हें अक्सर साफ पानी, पर्याप्त आवास और उचित स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की कमी होती है। वे उन देशों में भी भेदभाव और असमान व्यवहार का सामना करते हैं जहां उन्होंने शरण मांगी है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों का मुद्दा इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष का एक केंद्रीय घटक है और उनकी स्थिति और अधिकारों का संकल्प किसी भी स्थायी शांति समझौते के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई लोगों का तर्क है कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी स्थिति का स्थायी समाधान खोजना होगा। हालांकि इजरायल सरकार बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपने घरों में लौटने की अनुमति देने के विचार के लिए प्रतिरोधी रही है और यह मुद्दा दोनों पक्षों के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु बना हुआ है। गाजा पट्टी की नाकाबंदी गाजा पट्टी में माल, लोगों और सामग्रियों की आवाजाही पर इजरायल द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को संदर्भित करती है। हमास समूह द्वारा क्षेत्र पर नियंत्रण करने के बाद नाकाबंदी पहली बार 2007 में लगाई गई थी। नाकाबंदी का उद्देश्य हमास को हथियारों और अन्य सैन्य सामग्रियों को आयात करने से रोकना था जिनका उपयोग इजरायल के खिलाफ हमलों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता था। हालांकि गाजा पट्टी में लोगों के दैनिक जीवन पर प्रतिबंधों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। नाकाबंदी ने क्षेत्र में माल के प्रवाह को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है, जिससे भोजन, चिकित्सा और ईंधन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी हो गई है। गाजा पट्टी में लोगों के लिए यात्रा करना और बाहर जाना, आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालना और चिकित्सा देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को सीमित करना भी मुश्किल हो गया है। गाजा पट्टी में मानवीय स्थिति को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार समूहों द्वारा गंभीर बताया गया है। नागरिक आबादी पर इसके नकारात्मक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत फिलिस्तीनियों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए नाकाबंदी की आलोचना की गई है। नाकाबंदी को उठाने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया गया है, लेकिन आज तक यह जगह में बना हुआ है। नाकाबंदी का मुद्दा इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष का एक केंद्रीय घटक है और कई लोगों द्वारा इस क्षेत्र में शांति के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, दोनों शांति वार्ता में मध्यस्थ के रूप में और क्षेत्र को सैन्य और आर्थिक सहायता के प्रदाता के रूप में। मध्यस्थ के रूप में अमेरिका दोनों पक्षों को एक साथ लाने और एक शांति समझौते के लिए दलाल के कई प्रयासों में शामिल रहा है। अमेरिका को इजरायल के प्रति एक मजबूत पूर्वाग्रह के रूप में देखा गया है, जिसने कभी कभी अमेरिका के लिए फिलिस्तीनियों द्वारा निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में देखा जाना मुश्किल बना दिया है। सैन्य और आर्थिक सहायता के संदर्भ में अमेरिका इजरायल का एक प्रमुख समर्थक रहा है, जो इजरायल की सेना को महत्वपूर्ण मात्रा में सैन्य सहायता और हथियार प्रदान करता है।
अमेरिका ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण को आर्थिक सहायता भी प्रदान की है और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने में शामिल रहा है। अमेरिका गाजा पट्टी की नाकाबंदी के मुद्दे पर भी शामिल रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने प्रतिबंधों को हटाने और क्षेत्र में मानवीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यकता के बारे में बयान दिए। हालांकि नाकाबंदी को उठाने के लिए और देश को जारी सैन्य और आर्थिक समर्थन के लिए इजरायल पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त नहीं करने के लिए अमेरिका की आलोचना की गई है। कुल मिलाकर इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका जटिल और बहुआयामी है और यह क्षेत्र में घटनाओं की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में शामिल रहे हैं, प्रत्येक ने इस मुद्दे को हल करने के प्रयास में एक अनूठी भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र यूएन कई वर्षों से संघर्ष में शामिल है और एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करने और लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष से संबंधित कई प्रस्तावों को पारित किया है, जिसमें कब्जे वाले क्षेत्रों से इजरायली बलों की वापसी के लिए बुलाए गए प्रस्तावों और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कॉल करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न संगठनों और एजेंसियों की स्थापना की है, जैसे कि निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA। यूरोपीय संघ EU ने भी संघर्ष में एक भूमिका निभाई है, मुख्य रूप से शांति वार्ता के लिए अपने समर्थन और फिलिस्तीनियों को वित्तीय और विकास सहायता के प्रावधान के माध्यम से। यूरोपीय संघ फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने में शामिल रहा है। संघर्ष में शामिल होने वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC शामिल है, जो संघर्ष से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है, और विभिन्न मानवाधिकार संगठन जो फिलिस्तीनियों और इजरायल के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए समान रूप से काम करते हैं। कुल मिलाकर इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस मुद्दे को हल करने के महत्व और उन सभी के अधिकारों और भलाई के समर्थन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संघर्ष से प्रभावित हमास और हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी समूहों ने इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके कार्यों का संघर्ष और क्षेत्र पर समग्र रूप से बड़ा प्रभाव पड़ा है। हमास एक फिलिस्तीनी सुन्नी इस्लामी आतंकवादी समूह है जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में संचालित होता है। इजरायल के नागरिकों और सैन्य ठिकानों के खिलाफ कई हमलों में शामिल होने के कारण समूह को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल सहित कई देशों द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। हमास इजरायल के साथ कई संघर्षों में शामिल रहा है, जिसमें दूसरा इंतिफादा और ऑपरेशन कास्ट लीड शामिल है और इजरायल में हजारों रॉकेट दागने के लिए जिम्मेदार है। हिजबुल्लाह एक लेबनानी शिया इस्लामवादी आतंकवादी समूह है जो लेबनान में काम करता है और 1982 के लेबनान युद्ध और 2006 के लेबनान युद्ध सहित इजरायल के साथ कई संघर्षों में शामिल रहा है। हमास की तरह हिजबुल्लाह को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल सहित कई देशों द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, क्योंकि इजरायल के नागरिकों और सैन्य लक्ष्यों के खिलाफ हमलों में इसकी भागीदारी थी। हमास और हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी समूहों की भागीदारी इस क्षेत्र में शांति के लिए एक बड़ी बाधा रही है और उनके कार्यों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से निंदा की गई है।
इज़राइल के अस्तित्व के अधिकार और हिंसा और आतंकवाद के उपयोग के समूहों की अस्वीकृति ने शांति वार्ता के लिए प्रगति करना मुश्किल बना दिया है और इस क्षेत्र में चल रही अस्थिरता और हिंसा में भी योगदान दिया है। कुल मिलाकर इज़राइल फिलिस्तीनी संघर्ष में हमास और हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी समूहों की भूमिका संघर्ष की जटिल और परस्पर प्रकृति को उजागर करती है और अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने और एक स्थायी शांति लाने के लिए एक व्यापक और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद इज़राइल फिलिस्तीनी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कारक रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच तनाव और गलतफहमी में योगदान दिया है। इज़राइल और फिलिस्तीनियों दोनों ने भूमि के गहरे और ऐतिहासिक संबंध का दावा करते हुए संघर्ष में धर्म एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। इज़राइल के लिए इज़राइल की भूमि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक केंद्रीय हिस्सा है और इसे यहूदी लोगों की पैतृक मातृभूमि के रूप में देखा जाता है। फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन की भूमि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग है और इसे ईसाई धर्म और इस्लाम के जन्मस्थान के रूप में देखा जाता है। इन धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों ने परस्पर विरोधी आख्यानों और घटनाओं की व्याख्याओं को जन्म दिया है और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने में कठिनाई में योगदान दिया है। परस्पर विरोधी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं ने भी यरूशलेम की स्थिति पर विवाद पैदा कर दिया है, जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए एक पवित्र शहर है और संघर्ष के प्रमुख प्रतीक के रूप में देखा जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों के अलावा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक भी हैं जो संघर्ष में योगदान करते हैं और जिन्हें ऐतिहासिक, भूराजनीतिक और वैचारिक कारकों द्वारा आकार दिया गया है। कुल मिलाकर इज़राइल फिलिस्तीनी संघर्ष में धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों का प्रभाव संघर्ष को हल करने के लिए एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो ऐतिहासिक को ध्यान में रखता है, मुद्दे के सांस्कृतिक और धार्मिक आयाम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।